हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। राशि कहाँ हो तुम? कौन राशि? मैं रितिका हूँ, तुम्हारी पत्नी। प्रतीक, क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन मैं तुमसे दूर क्या रही, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? रितिका, तुम आ गई, मगर राशि कहाँ है? कौन राशि? तुम्हारी कजिन नेहा की सिस्टर इन लॉ। पिछले 2 दिनों से हमारे घर पर रह रही है। तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आई थी। मगर नेहा की तो कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। कौन था यहाँ पर? जब देखो तब किताबों में उलझे हुए रहते हो, बस तुम्हारी कहानी और तुम। अपने घर गृहस्थी से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तुमने शादी ही क्यों की है? कहते हुए वो उसके सारे कॉपी किताब अपने बेडरूम से बाहर फेंकने लगी। इनकी जगह स्टडी रूम में होती है, ना कि रूम में। मगर तुम इन्हें लेकर अपने कमरे में आ गए। मेरे लिए तो जैसे तुम्हारे पास समय ही नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो? यही तो मेरी रोजी रोटी है। यदि उनका अपमान करोगी तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर तुमसे शादी करके मुझे मिला ही क्या है? ये कॉपी किताब की दुनिया मेरी पूरी गृहस्थी खाए जा रही है। आज तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना या इन कॉपी किताबों के साथ? प्रतीक ने रितिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश की और कहा, रितिका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना रहने की मैं भी नहीं सोच सकता। बस ये किताब पूरी कर लूं, उसके बाद मेरा पूरा समय तुम्हारा है। मुझे पूरा विश्वास है ये बुक बेस्ट सेलर होगा। उसके बाद हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर साथ चलेंगे। जानती हो, इस बार अपने लीक से हटकर हॉरर लिख रहा हूँ। मेरे चाहने वालों को लगता है कि मैं सिर्फ प्रेम लिख सकता हूँ। ये उनके लिए सरप्राइज होगा। वैम्पायर एक खून की प्यासी आत्मा। टाइटल सुनकर ही कितना शानदार लगता है ना? मगर इस बार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस खूनी दरिंदे वैम्पायर में इतने खो गए हो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके हो? रितिका, जब राइटर किसी चीज को लिखता है तो उसे उसमें खोना पड़ता है। अभी तक मैं प्रेम कहानी लिखता था तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्रेम जीता था। मगर अब हॉरर लिख रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। किसी भी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है कि पाठक उसमें खो जाए। इस बार ऐसी कहानी है कि पहले किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। कहते हुए प्रतीक वापस अपनी किताबों की दुनिया में खो गया। रितिका हताश होकर वहीं बैठ गई और बोली, कैसे तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार लगता है कि तुम्हारी कहानी के पात्र जिंदा हो जाते हैं। तुम्हारा प्रेम मुझे जीवित महसूस होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस कहानी का कैरेक्टर भी कहीं जिंदा ना हो जाए। गुस्से में रितिका कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में गई, मगर प्रतीक उसे मनाने की बजाय कमरे में ही अपनी स्टोरी पूरी कर रहा था। अगली सुबह रितिका के फोन पर किसी का फोन आया था। वह फोन की घंटी से उठी तो फोन उसकी कजिन नेहा का था। रितिका ने फोन उठाया और बात करने लगी। प्रतीक ने आंखें खोलकर देखा तो रितिका अपनी कजिन नेहा से बातें कर रही थी। फोन स्पीकर पर था। उससे बातें करते हुए उदास रितिका की आंखों में चमक आ गई। दोनों बचपन से एक साथ ही रहती थी। बहुत देर तक बचपन की बातें करने के बाद नेहा ने कहा, मेरी सिस्टर इन लॉ को एग्जाम देने शहर आना था। क्या तुम उसके रहने की व्यवस्था किसी होटल में कर सकती हो? इस बात पर रितिका नाराज होकर बोली, मेरा घर होते हुए वो होटल में क्यों रहेगी? हम दोनों भले ही कजन हैं, मगर सगी बहनों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसको कहो वो मेरे घर आकर रह सकती है। बात करके रितिका ने फोन रख दिया। वह कमरे में गई तो प्रतीक अभी भी कहानी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर वो नाराज हो गई, मगर दूसरे ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रतीक, एक किताब के लिए कितनी मेहनत करते हो तुम? रितिका की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। बहुत दिनों के बाद रितिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्रतीक को भी खुशी हो रही थी। वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही देखे जा रहा था। वो उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो बहुत दिनों के बाद उससे मिल रहा हो। उसने उठकर उसे गले लगा लिया। रितिका प्रतीक के इस अचानक बदलाव से बहुत खुश थी। वो भी उसे बदले में एक किस देते हुए बोली, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मेरी कहानी लगभग पूरी हो चुकी है, बस इसका अंत बाकी है। समझ नहीं आ रहा इसका अंत कैसे होगा, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। कहते हुए वो उसे चेयर पर बैठा देता है और अपनी कहानी सुनाने के लिए किताब खोलता है तो वो गुस्से में बोली, अभी भी आपको इस किताब के बारे में ही बात करनी है?
मुझे कोई बात नहीं करनी है। कहकर गुस्से में उठ गई। कुछ देर के बाद एक बैग लेकर उसके सामने आई। उसे इस तरह तैयार देख वो बोला, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम अपनी किताबों की दुनिया में इस तरह खोए हुए हो, तुम्हें अपने आसपास का भी होश नहीं है। अभी कुछ देर पहले नेहा का फोन आया था, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या? मगर नानी के बारे में तो नेहा ने कुछ नहीं कहा। रितिका आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन बोली, अभी सुबह ही तो इसके सामने बात हुई थी, क्या उसने कुछ नहीं सुना? कितना बेखबर हो गया है प्रतीक। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जा रही हूँ, कल सुबह वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रितिका चली जाती है। रितिका के जाने के बाद प्रतीक सोचने लगा, ऐसा पहली बार हुआ है कि रितिका ने मुझे अपने जाने के बारे में नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, अब ये नहीं रहेगी तो मैं आसानी से अपने नॉवेल को पूरा कर सकता हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। प्रतीक किचन में आया। उसने फ्रीज खोला तो उसमें एक टाइम का खाना बना हुआ रखा था। खाना गर्म करके उसने खा लिया। और अपने मोबाइल पर काम करने लगा। मगर कल सारी रात जागने के कारण उसे नींद आ गई। कुछ ही पल में वो सो गया। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने खुद के लिए चाय बनाकर पी, मगर खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। वह तुरंत पास के ही एक रेस्टोरेंट में चला गया। वहां से वो खाना खाकर लौटा तो उसके घर के बाहर कोई बैठा था। उस आकृति को देखकर लगा शायद रितिका लौट आई है। वो खुश होकर वहां पहुंचा तो कोई और लड़की बैठी हुई थी। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? हेलो, आप प्रतीक है ना, रितिका जी के हस्बैंड? हाँ, मगर आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राशि, रितिका जी की कजन नेहा की सिस्टर इन लॉ राशि। एग्जाम देने के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ, सुबह उसका फोन आया था, मगर रितिका तो यहाँ नहीं है। अचानक उसे अपनी नानी के यहाँ जाना पड़ा। यदि आप चाहे तो यहाँ रह सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। आज की रात में रुक जाती हूँ, सुबह अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूंगी। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस घर में रह सकती है। वैसे भी मेरा पूरा समय तो किताबों के साथ ही निकल जाता है। किताबों के साथ निकल जाता है मतलब? आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं क्या? कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, प्रतीक एक प्रेम दीवाना। ओह माय गॉड, आप मिस्टर प्रतीक, द प्रतीक प्रेम दीवाना है? मैंने आपकी सारी नॉवेल पढ़ी है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा कि आप हमारी किताबों में दिलचस्पी लेती हैं। आपकी किताब इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा लगता है कि काश वैसा प्यार हर एक लड़की के नसीब में हो। वैसे इस समय आप कौन सी लव स्टोरी लिख रहे हैं? वो तो मेरे रीडर्स के लिए सरप्राइज है, मगर आपसे खास रिश्ता है इसलिए आपको बता देता हूँ। इस बार मेरा नोवेल हॉरर है। एक वैम्पायर की कहानी है जो खून की तलाश में भटकता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। श्रृंगार रस के राइटर की कलम से भय रस को पढ़ना। बट आप राइटर से एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इस पुरुषवादी समाज में आप भूत प्रेत में भी पुरुषवादिता दिखा देते हैं। जब एक ताकतवर वैम्पायर की बात होती है तो आप लोगों के दिमाग में एक पुरुष की छवि उभरती है, और जब कमजोर आत्मा की बात होती है तो आप लोग महिलाओं की आत्मा को चुनते हैं। मगर ये तो गलत है। आप गलत सोच रही हैं राशि जी। वैम्पायर मतलब एक विभत्स चेहरा जो सिर्फ पुरुषों का ही हो सकता है। महिलाएं तो सहज और सौम्य ही अच्छी लगती हैं। बातों में तो आप राइटर से हम नहीं जीत पाएंगे। कहकर वो जोरों से हंसने लगी। प्रतीक मंत्र मुग्ध सा उसकी हंसी में खो गया था। जाने क्या आकर्षण था उसकी हंसी में। इस तरह क्या देख रहे हैं? कुछ तो आकर्षण है तुम्हारी बातों में। तुम्हारी हंसी एकदम निश्चल बच्चों की तरह है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे रूप में मेरी कल्पना साकार होकर मेरे सामने बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी कोई कल्पना हूँ? मुझे पता है तुम मेरी कल्पना नहीं हकीकत हो। काश तुम्हें भी शब्दों में पिरो पाता। मगर मुझे तो तुम्हारी कल्पना ने जन्म दिया है। तुम्हें मिलने के लिए ही आई हूँ। विश्वास नहीं होता तो सोचो अपनी कहानी का अंत। क्या सोचा है तुमने? राइटर से उसकी कहानी का अंत जानने का अच्छा तरीका है, मगर मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ।
देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा पेपर है। प्रतीक और नेहा अंदर चले जाते हैं। नेहा फ्रेश होकर चेंज करके प्रतीक के पास आती है। प्रतीक अपनी किताब लिए कुर्सी पर बैठा था। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और टेबल पर रखे प्रतीक के कुछ पन्ने उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। प्रतीक और नेहा उन्हें उठाने लगते हैं। तभी गलती से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि एक दूसरे की सांसें भी दोनों को साफ साफ महसूस हो रही थी। नेहा की आंखें मानो प्रतीक को सम्मोहित कर रही थी। प्रतीक अब पूरी तरह नेहा के काबू में था। प्रतीक ने नेहा को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर रखा। खुद भी बिस्तर पर जाकर नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। नेहा ने अपना हाथ आगे करते हुए लाइट बंद की और अंधेरे में दोनों डरावनी आंखें चमकी। अगली सुबह जब रितिका घर लौटी तो घर में अंधेरा था। उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लगा। उसका जी घबराने लगा और वो भागते हुए प्रतीक के पास पहुंची। प्रतीक बेहोशी की हालत में बोल रहा था, राशि, राशि कहाँ हो तुम? कौन राशि? मैं रितिका हूँ, तुम्हारी पत्नी। प्रतीक, क्या हो गया है तुम्हें? 2 दिन मैं तुमसे दूर क्या रही, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है? रितिका, तुम आ गई, मगर राशि कहाँ है? कौन राशि? तुम्हारी कजिन नेहा की सिस्टर इन लॉ। पिछले 2 दिनों से हमारे घर पर रह रही है। तुम्हारे जाते ही वो यहाँ आई थी। मगर नेहा की तो कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। कौन था यहाँ पर? मेरी इमेजिनेशन सच में मेरे सामने थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वैम्पायर एक लड़की का रूप लेकर लेखक के पास आता है और लेखक उसे अपना रिलेटिव समझकर घर में रहने के लिए पनाह देता है। मगर प्रणय के बाद सुबह लेखक की मौत हो जाती है। मेरी इमेजिनेशन सच में मेरे सामने थी। कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। रितिका ने देखा तो उसके गले पर 2 दांतों के निशान थे और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर में से किसी ने खून चूस लिया हो। भगवान ने इस धरती पर इंसान बनाए और उसे ही ऐसी शक्ति दी जिस कारण वो सोच सकता है और अपनी सोच से इस धरती को और सुंदर बना सकता है। पर इंसान ने इसका इस्तेमाल ऐसे गलत कामों के लिए किया है कि जिसे सुनकर इंसानियत से इंसान का विश्वास उठ जाए। कमलेश एक पोस्टमार्टम रूम में काम करता था। हेलो कमलेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ काम करेगा। ओके सर। कमलेश एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा था। तभी उसे लगता है कोई उसे पीछे से बुला रहा है। अचानक मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। कमलेश डर जाता है पर फिर अपने आप को संभाल कर पेशेंट को इंजेक्शन लगा देता है। जी कमलेश जी, आप ही हैं? हाँ, लेकिन ये क्या तरीका है अंदर आने का? तुमने मुझे डरा दिया। जी डॉक्टर खरी ने मुझे भेजा है। हाँ, बताया उन्होंने। देखो, यहाँ काम करना आसान नहीं है। हर रोज अलग अलग मरीजों को चीर फाड़ करना पड़ता है। कभी कभी तो रात में लाशों के बीच ही सोना पड़ता है। जी कर लूंगा, आखिर ये भी हमसे अलग थोड़े हैं। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है ये सब मरने से पहले भी तो हमारी तरह जिंदा इंसान थे। कमलेश को थोड़ा अजीब लगता है। कमलेश को कोई सहकर्मी पसंद ना था, इसलिए वो किसी तरह से राजेश को डरा धमका कर भगाना चाहता था, लेकिन राजेश मक्खी की तरह उसके पीछे चिपक गया था। कमलेश सोचता है आज रात लाशों का पोस्टमार्टम करूंगा तो ये देखकर ही भाग जाएगा। चलो, लाशों का पोस्टमार्टम करना है। जी चलिए, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कितना समय हो गया है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। अरे ऐसे डराओ नहीं, चलो मेरे साथ। कमलेश राजेश को लेकर पोस्टमार्टम रूम में जाता है। राजेश के उस कमरे में पहुंचते ही मानो यूं लगता है जैसे कोई शांत कमरे में हलचल सी हो गई हो। कमलेश अचानक एक लाश से चादर हटाता है जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। कमलेश को लगता है कि राजेश उसे देखकर डर जाएगा। राजेश उस लाश को घूरने लगता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। ये लाश देखो, लगता है इसको जलाकर मारा गया है। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? डर गए क्या? जी कुछ नहीं,
बेचारा ना सही से जी पाया और ना ही अच्छी मौत नसीब हुई। तुम इसे जानते हो क्या, या डर कर कुछ नहीं बड़बड़ा रहे हो? डर गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसका चेहरा भी सही से समझ नहीं आ रहा है। लाश देखकर लगता है कि इसको जलाए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। होशियार लगते हो, पर निडर भी रहना, क्योंकि पोस्टमार्टम में तो पूरे शरीर की चीरफाड़ भी करी जाती है। आप उसकी चिंता ना करें, मैंने ऐसे लाश बहुत देखे हैं। चिंता तो तू कर बेटा, अभी सरपट भागेगा। तभी कमलेश एक चाकू से लाश का सीना फाड़ देता है और शरीर से कुछ अंग निकाल देता है। सर, आप भूत प्रेत को मानते हैं? भूत प्रेत? हमारे काम को देखकर तो भूत प्रेत भी भागते हैं। सर, आपको हंसना नहीं चाहिए। क्या आपको मजाक लगता है ये सब? मजाक लगता है नहीं, मजाक ही होता है। आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सर, इसे देखकर तो खुद भूत ही भाग जाएगा। तभी अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे, लाइट कैसे चली गई? यहाँ तो 24 घंटे पावर बैकअप है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, लगता है जैसे कोई कुछ खा रहा है। अरे, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाना। ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? राजेश, क्या ये आवाज तुम निकाल रहे हो? तभी लाइट आ जाती है। अरे, इस लाश के अंग कहाँ गए जो मैंने बाहर निकाले थे? पता नहीं सर, शायद कोई भूत आया हो। मजाक मत करो। सर, मैं मजाक नहीं करता, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। बड़ा अजीब सा लड़का है। कमलेश को राजेश का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। तभी कमलेश का एक हाथ ब्लेड से कट जाता है। राजेश लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसमें मुंह लगा देता है। ये क्या कर रहे हो? हटो, दवाई लगाता हूँ। हटाओ मेरे हाथ से अपना मुंह। मुझे खून पसंद है सर। फालतू के मजाक मत कर लड़के। मैंने बोला था ना कि मैं मजाक नहीं करता। राजेश कमलेश का हाथ छोड़ देता है। कमलेश भी अपने हाथ में दवाई लगा लेता है और राजेश से कहता है, चलो दूसरी लाश का काम करते हैं। कमलेश चादर हटाता है और वो चपका रह जाता है। उसके पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। वो राजेश की तरफ देखता है, फिर लाश की तरफ देखता है। ये क्या हुआ सर? डर गए क्या? अब इस लाश का भी काम करते हैं ना, इसके भी हम निकालते हैं। कमलेश दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन राजेश एकदम से दरवाजे के बाहर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजेश के दांत बाहर निकले होते हैं और चेहरा एकदम काला होता है। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही होती है। कहाँ जा रहे हो सर? काम करो ना। सर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों डर रहे हो सर? आपको तो हर चीज मजाक लगती है ना। तभी अचानक वहाँ कई साए प्रकट हुए। तू कहीं नहीं जाएगा कमलेश, कहीं नहीं जाएगा। कौन हो तुम सब और क्या चाहते हो? मैं आज के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, नहीं उड़ाऊंगा। चलो सर, साथ में चलो, चल के हंसी ठिठोली करेंगे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, तुझे कैसे छोड़ दें? तूने तो हमारे अंग बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। चल अब तुझे उन पैसों से खरीदारी करवाते हैं। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब डॉक्टर खरे करवाता है और मुझे पैसे देता है मुंह बंद रखने के। कोई फर्क नहीं पड़ता, पापी पापी होता है। सभी साए कमलेश के पास आने लगते हैं। कमलेश जोर से चिल्लाता है, नहीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और डॉक्टर खरे वहां आते हैं। अरे कमलेश, कहाँ है? पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, किसी काम का नहीं है ये। इस टाइम पर अर्जेंट किडनी चाहिए और पता नहीं कहाँ चल गए सब के सब। चलो मैं ही देखता हूँ, शायद कोई लाश पड़ी हो। डॉक्टर खरे एक लाश के पास जाता है
और उसकी फाइल पढ़ता है। उस फाइल में मरने वाले का नाम लिखा होता है, राजेश। अचानक डॉक्टर खरे के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। वह जैसे ही पीछे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। तुम तो वह लाश की ओर देखता है। दोनों तरफ राजेश होता है। वह कहता है, हाँ, तुझे किडनी चाहिए ना? मैं देता हूं तुझे किडनी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम? राजेश अचानक से डॉक्टर खरे के अंदर हाथ डालकर उसकी दोनों किडनी बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर खरे वहीं मर जाते हैं। सुबह जब पोस्टमार्टम रूम में कुछ हॉस्पिटल स्टाफ आते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर खरे वहां पर मरे पड़े हुए हैं और उनके शरीर से उनकी किडनी निकली हुई है। शरीर के सारे अंग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस खबर से पूरे हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है। कितना निर्दयी इंसान होगा जो इतने भोले डॉक्टर खरे का इतनी बेदर्दी से हत्या किया है। कुछ दिन बाद कमलेश हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता हुआ पाया गया। पूरी तरह से पागल था। गंदे कपड़े, बड़े बड़े बाल, और वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर हर मरीज से कहता रहता है, अपने अंग संभाल के रखना, पोस्टमार्टम रूम में नहीं जाना, नहीं जाना। रवि उस किले के सामने खड़ा था जहां पर आज सुबह वो लोग खुदाई करने के लिए आए थे। आलीशान खंडहर नुमा किला जिसकी दीवारों पर गहरे लाल रंग की काई जम चुकी थी, जो उसके पुराने होने की कहानी बयां कर रहे थे। तभी अचानक से उसके सर के ऊपर से चमगादड़ का झुंड उड़ता हुआ गया। वो थोड़ा घबरा गया, मगर फिर धीरे धीरे किसी शक्ति से बंधा हुआ उस किले की ओर बढ़ा चल रहा था। मगर फिर भी वो अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। पैर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, मगर फिर भी वो अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो जानवर की आवाज आ रही थी। रात की खामोशी को जानवर की आवाज दूर तक तोड़ रही थी। उसने आगे बढ़कर जैसे ही किले के भारी भरकम गेट को धक्का दिया, गेट इतनी आसानी से खुल गया मानो किसी ने अंदर से खोल दिया हो। तभी उसे अपने ऊपर बारिश की बूंदें गिरते महसूस होने लगी। उसने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें अपने हाथों में बटोरी तो सोच में पड़ गया, बारिश का पानी तो ठंडा होता है या गर्म कैसे? उसने अपने आंखों के नजदीक अपने हाथ को लाकर देखा तो बारिश की बूंदें नहीं बल्कि खून था। उसके चारों ओर खून की बारिश हो रही थी। वह भागकर किले के अंदर चला गया। कमरे में अजीब सी दुर्गंध थी। उसने अपना रुमाल निकालकर नाक पर रखा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके कमरे का मुआयना करने लगा। कमरा अंदर से बड़ा ही अजीब सा था। एक और शेर की खाल लटकी हुई थी तो दूसरी तरफ ठीक उसके सामने की दीवार पर अजीब से मंत्र लिखे थे जो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा हवन कुंड था। हवन कुंड के ठीक सामने एक कांच था जिस पर उसे उसकी परछाई नजर आ रही थी, मगर परछाई एकदम खामोश और भावविहीन थी। उसने अपने आप कुछ हरकत करी, मगर परछाई ऐसे ही एकटक उसे एकटक देखती रही। कमरे का दृश्य देखकर उसका मन डर के कारण सिहर उठा। वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जाने लगा तो अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक हवन कुंड की आग जलने लगी और शेर की आंखों से रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर लिखे हुए मंत्र हवा में तैर रहे थे। डर के कारण उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। चारों ओर आग की लपट और स्याह अंधेरा। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ कीड़ों के चलने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कोई उसके शरीर का पूरा खून चूस रहा है। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जोरों से चिल्ला रहा था, मगर वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। आग की लपटें तेज हो रही थी, वैसे वैसे वो जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर शाह आए और बोले, रवि, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ तुमको? प्रोफेसर की आवाज सुनकर रवि को होश आया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वो होटल के कमरे में था। प्रोफेसर शाह और उसका दोस्त प्रमीत उसके पास खड़े थे। कोई बुरा सपना देखा क्या रवि? रवि बुरी तरह से पसीने से लथपथ था। सपने में ही सही,
किसी इंसान ने अपनी मौत अपनी आंखों से सामने देखी हो तो उसका क्या हाल होता है, वही हाल रवि का हो रहा था। धड़कनें तेज तेज चल रही थी, सांस भारी हो गई थी। यस सर, हालत देखकर तो यही लग रहा है जनाब ने कोई बुरा सपना देखा है। कितनी बार कहा है तुझसे यार, तुझे जब इन चीजों से डर लगता है तो क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इतनी दिलचस्पी रखा है? अपना सब्जेक्ट बदल ले यार। आर्कियोलॉजी में कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी सामना करना पड़ता है। प्रमित और रवि दोनों प्रोफेसर शाह की गाइडेंस में अपनी थीसिस पूरी कर रहे थे। थीसिस का सब्जेक्ट पुराने महलों में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी था। दोनों ही काफी समय से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे। प्रोफेसर शाह काफी जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साइंटिस्ट भी है। उन दोनों के काफी मनाने के बाद उन्हें थीसिस पूरी करने में मदद कर रहे थे। वे लोग राजस्थान में कई जगह घूमकर किले के अंदर खुदाई करते और वहां पर निकलने वाली चीजों को कार्बन डेंटिंग करके सहेज कर रख लेते। ये सारी चीजें उनके रिसर्च में बहुत हेल्प करती थी। आज इस किले के बाहर खुदाई करते वक्त उन्हें एक वुडू डॉल की तरह डॉल मिली थी। उस डॉल के निकलते ही अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा था और तेज बारिश शुरू हो गई। वो लोग अपना काम वहीं छोड़कर होटल आ गए थे। प्रोफेसर शाह ने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। तभी अचानक उनकी निगाह रवि के हाथों पर गई। हाथ पर कई जगह खरोच के निशान थे। रवि, तुम्हारे हाथों पर ये खरोच के निशान कैसे? रवि आश्चर्य से अपने हाथों की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, हो सकता है आज सुबह किले की खुदाई के दौरान चोट लग गई हो। अभी सपने में भी मैं उसी किले के अंदर था। आज से पहले हम लोग कहीं ऐसी जगह गए हैं जो शायद हॉन्टेड हो, मगर ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ। कितनी बार कहा है तुझसे रात के समय तो अपने दिमाग को शांत रखा कर। वही सारी बातें सोचकर तू सोया होगा, इसलिए वो सब सपने में नजर आया। खैर छोड़ो। प्रोफेसर साहब, आज हमें क्या करना है आप कुछ पहले से बता दीजिए ताकि दिन भर का प्लान हो सके। प्रोफेसर साहब कुछ सोच रहे थे, फिर उन्होंने रवि की हालत देखकर कहा, नहीं, आज तुम दोनों यहीं पर आराम करना, कल सोचेंगे क्या करना है। वैसे भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें किले के अंदर खुदाई करने की अथॉरिटी नहीं मिली है। मैं अभी कुछ सीनियर्स लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम दोनों में से कोई मेरी परमिशन के बिना उस किले के आसपास भी नहीं जाएगा। प्रोफेसर के जाने के बाद अमित वहीं रवि के पास बैठ गया और मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, प्रोफेसर साहब भी आधी अधूरी बातें करके चले जाते हैं। मैं तो आज इतना एक्साइटेड था कि किले के अंदर चलेंगे। वैसे भी ये पूरा गांव वीरान पड़ा है, यहाँ पर कुछ घूमने को भी नहीं है। हाँ यार, ये बात तो सोचने वाली है। कल जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, गांव में कोई भी नजर नहीं आया कि वो हमारी मदद कर सके। ये किला इतना खूबसूरत है, मगर पता नहीं क्यों लोग इसके अंदर जाने से डरते हैं। अरे यहाँ बाहर होटल मैनेजर से भी मैंने बात की थी, वो भी अजीब अजीब कहानियां सुना रहा था। अजीब कहानी? कैसी अजीब कहानी? ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर इतना पता है ये किला शापित है। हमसे पहले कई लोग इसकी खुदाई करने आए थे। इस किले के अंदर जाने वाला कभी जिंदा बच नहीं पाता, इसलिए अब गवर्नमेंट इसके लिए अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं देती। मगर यार, ऐसा क्या हुआ जो ये किला इस तरह हॉन्टेड हो गया कि आसपास का पूरा गांव भी उजड़ गया? हम लोग खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर सर्च कर रहे हैं, इसलिए इतना तो पता है कि पुराने जमाने में भी लोग अपना बदला निकालने के लिए जादू, टोने, रूह, आत्मा आदि इस्तेमाल करते थे। भले ही रूप अलग अलग हो जाते हैं, मगर हर जगह यही सब हमें मिलता है। आज के जमाने में हम चाहे इसकी हंसी उड़ा ले, मगर ये सब सत्य है। कुछ ऐसे ही कहानी इस किले की भी है। बहुत साल पहले यहाँ पर राजा चंद्रमणि राज करते थे। उनकी पत्नी सुनैना पड़ोसी राज्य के राजा की इकलौती बेटी थी। सुनैना बचपन से ही अकेली रहती थी। उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, हर चीज पर अपना अधिकार रखती थी। शादी के 4 साल हो जाने के बाद कई तरह के इलाज कराने के बावजूद भी सुनैना गर्भवती नहीं हो सकी। बेटा, हमें तुम्हारे वंश की चिंता होने लगी है। महारानी सुनैना आपको संतान का सुख नहीं दे पा रही हैं। आप दूसरी शादी कर लीजिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? महारानी के होते हुए हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? महाराज, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप बहु विवाह करने वाले पहले राजा हों। ये तो हमारे यहाँ की प्रथा चली आ रही है कि एक राजा कई शादियां कर सकता है। फिर तो हम आपको केवल दूसरी शादी करने के लिए ही कह रहे हैं ताकि आपको वंशज की प्राप्ति हो सके। राजमाता के समझाने पर महाराज शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मगर जब सुनैना को इसके बारे में पता चलता है तो वो नाराज होकर महाराज से कहती है, आप हमारे होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते। रही संतान की बात तो हम संतान गोद ले लेंगे, मगर आप संतान के लिए शादी मत कीजिए। महारानी सुनैना के लाख मना करने के बावजूद भी राजमाता राजा की दूसरी शादी करवा देती हैं। महारानी इसे अपना अपमान समझती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। समय बीतने पर नई रानी गर्भवती होती है और उसकी कोख से एक लड़के का जन्म होता है। महाराज अपने वारिस के जन्म होने पर बहुत खुशियां मनाते हैं। छोटी रानी को पुत्र होने के बाद महाराज अब ज्यादा समय छोटी रानी के साथ ही बिताते थे। सुनैना अब उपेक्षित सी रहने लगी। उससे ये सब देखा नहीं जाता और अपनी एक खास दासी के कहने पर एक बाबा की मदद से तंत्र साधना चालू करती है। तांत्रिक की मदद से उसने एक गुड़िया तैयार की और वो गुड़िया उसने राजकुमार को भेंट की। अमावस्या की रात को वो गुड़िया जिंदा हो गई और उसने राजकुमार और नई रानी दोनों का खून कर दिया। सुनैना अपने रास्ते का कांटा हटने से बहुत खुश थी। उस खुशी में उसने उस गुड़िया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब हर अमावस्या को वो गुड़िया किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाती थी। धीरे धीरे गुड़िया के डर से यह गांव खाली होने लग गया। कहते हैं आज भी अमावस्या को गुड़िया अपने शिकार के लिए निकलती है। क्या? रानी के जलन में पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। खैर, जब तक प्रोफेसर आ रहे हैं तब तक मैं शावर ले लेता हूँ। पूरे शरीर पर जलन सी हो रही है यार। कुछ कमजोरी भी लग रही है, मानो शरीर में ताकत ही नहीं है। रवि वॉशरूम में जाकर जब कपड़े उतार रहा था तो कांच में देखकर दंग रह गया। पूरे शरीर में जगह जगह घाव हो रहे थे, मानो किसी ने इंजेक्शन लगाकर उसके शरीर का खून निकाला हो। वह जोरों से चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज वहीं दबकर रह गई। बाथरूम की नाली से ढेर सारे कीड़े निकले और उसके पूरे शरीर पर चिपक गए। वह दर्द से तड़प रहा था और दूर किले में वो गुड़िया जो खुदाई में निकली थी वह मुस्कुरा रही थी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें